मेरे घर वालों को जिस बात का डर था, अंत में वही हुआ। मंगल हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस पूछताछ करने के लिए मेरे घर भी आ धमकी थी। मंगल से मेरा कोई विशेष वास्ता न था, सिवाय इसके कि वह मेरा बचपन का दोस्त और सहपाठी था। बाद में हम नदी के दो किनारों की तरह हो गए। मैं नियमित पढ़ाई करता हुआ एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गया और वह माफिया गिरोहों के साथ लगकर कर करोड़ों में खेलने लगा था। तथापि यह कहना गलत नहीं होगा कि मेरी उससे यदा कदा भेंट हो ही जाती थी, मगर मैंने यह नहीं सोचा था कि यही यदा कदा की मुलाकात एक दिन मेरे गले की फांस बन जाएगी। मैं पहले ही कहती थी कि उस मंगल से ज्यादा मेलजोल ठीक नहीं। मां बड़बड़ा रही थी। खुद तो मर गया, पर हमारी जान को सांसत में डाल गया। अब चुप भी रहो, मैं झुंझलाकर कमीज बदलते हुए मां से बोला। घर में पुलिस आई है तो क्या हुआ? थोड़ी बहुत पूछताछ की औपचारिकता पूरी करेगी और क्या। हमारे घर में कोई हीरे जवाहरात हैं या नोटों की गड्डियां भरी पड़ी हैं जो डरने की जरूरत है? घर में पुलिस आ धमकी और तू कहता है कि डरने की क्या जरूरत? मां गुर्राई। पुलिस हमारे घर की तलाशी लेगी, हमारी महल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी? इस समय घर में हील हुज्जत न करना ठीक था। पुलिस इंस्पेक्टर के पास पूछताछ करने और घर की तलाशी लेने का वारंट भी था। उसने सबसे पहले मुझ पर एक गहरी नजर डाली और फिर बैठक का सरसरी नजरों से मुआयना किया। मैंने देखा उसकी जीप बाहर खड़ी थी, जिसमें ड्राइवर बैठा था। दो सिपाही अंदर खड़े थे, जबकि तीन अपनी राइफलों को साथ लिए बाहर खड़े थे। पहले तो उन्हें देखकर मुझे पसीना आ गया, फिर मैंने खुद को अंदर से संयत और मजबूत किया, ये सोचकर कि जब मैं कहीं से भी गलत नहीं तो फिर डरने की क्या बात। फिर भी जरा सी भी ढिलाई अथवा प्रश्नोत्तरों में गड़बड़ी होते ही मैं फंस सकता हूं, इसका अंदाजा मुझे था। पुलिस इंस्पेक्टर ने छूटते ही सवाल दागा। आप मंगल पांडे को कब से जानते थे? वह मेरे बचपन का दोस्त और सहपाठी था। मैंने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। वह मेरे महल्ले का ही रहने वाला था। बाद में हमारे रास्ते अलग अलग हो गए थे। उसका आपसे क्या व्यावसायिक संबंध था? मुझसे मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। उससे भला मेरा क्या व्यावसायिक संबंध हो सकता था? वह किसी भी तरीके से अमीर और प्रभावशाली आदमी बनना चाहता था, जबकि मैं थोड़े में ही खुश रहने वाला आदमी हूं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? लगता तो है। इंस्पेक्टर व्यंग्य से बैठक के कोने में रखी खटारा मोपेड को देखकर मुस्कुराया। आपको पता है कि हमारे पास आपके घर की तलाशी का वारंट भी है और हम आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सच सच जवाब देंगे तो आप इनसे बच सकते हैं। वैसे भी यह आपका फर्ज है कि आप भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी खोजबीन में मदद करें। घर की तलाशी के नाम पर मेरा माथा घूम गया। फौरन ही आंखों के सामने एक दृश्य आया, जिसमें पुलिस मुझे हथकड़ीन पहनाकर ले जा रही है और सारा महल्ला मुझे घूर घूर कर देखते हुए कह रहा है, देख लो, मंगल पांडे का एक और साथी पकड़ा गया। मगर यह इंस्पेक्टर दोहरी बात क्यों कर रहा है? एक तरफ धमकी भी दे रहा है, दूसरी तरफ मदद की बात भी कह रहा है। मुझे लगा कि शायद इंस्पेक्टर को भी यह अजीब लगता हो कि मंगल मेरा कैसा दोस्त था, जिसके घर की हालत बस औसत दर्जे की है। इससे मुंह में थोड़ा और साहस का संचार हुआ। आप मुझसे जो मदद चाहेंगे वह मैं अवश्य करूंगा। फिर भी मंगल जैसे माफिया को मैं ठीक से नहीं जानता। माफिया शब्द का सही अर्थ क्या है, आप विश्वास करें, मैं ठीक से नहीं जानता। मैं तो उसे बस एक साधारण दोस्त के रूप में ही जानता रहा। आप उससे आखिरी बार कब मिले थे? यह सवाल थोड़ा गड़बड़ाने वाला था और मैं गड़बड़ाया भी। अपनी स्मृति पर जोर देते हुए मैंने बताया कि लगभग 3 महीने पहले एक साधारण होटल के पास उससे मुलाकात हुई थी और वहीं होटल की बेंच पर बैठकर साथ साथ चाय पी थी। वह भी मुझे इस कारण याद है क्योंकि वह दुकान वाला तो मुझे अच्छी तरह जानता था, मगर मारुति से उतरे लकदक कपड़े पहने उस मनमोहक मंगल को देखकर अवाक था, जो 4 निजी सुरक्षा दस्तों से घिरा था और मुझ जैसे अदना आदमी के साथ सड़क की पटरी पर ही खड़े खड़े कांच के साधारण गिलास में चाय पीने लगा था। मैंने इस बात को हल्के रूप में लिया था, मगर उस चाय वाले की नजर में मेरी इज्जत बढ़ गई थी। आपकी उससे क्या बातें हुई? कुछ खास नहीं। भला मैं उससे क्या बात करता, वह भी सड़क के फुटपाथ पर। हाँ, वह मेरे मध्य वर्गीय जीवन जीने पर व्यंग्य अवश्य कर रहा था। कुछ हंसी मजाक की बात हुई। बाद में चाय के पैसे चुकाने को कहा और उसने एक नोटों की गड्डी भी दी। मैं अंदर से थोड़ा भयभीत तो था ही, मगर अब चौंकने की बारी थी। तो इस इंस्पेक्टर को सब कुछ जानकारी है।
फिर यह पूछताछ क्यों कर रहा है? मैंने थोड़ा कठिन लहजे में कहा। फदी नहीं, देना चाहता था, मगर मैंने ली नहीं। क्यों? क्योंकि मैं मुफ्त की कमाई को हाथ नहीं लगाता। खूब फिलॉसफी झाड़ लेते हो। अपनी अपनी सोच है। हम आपसे ज्यादा छेड़छाड़ न करके वापस जा रहे हैं, इंस्पेक्टर उठते हुए बोला। वैसे तो हमें आपके घर की तलाशी लेनी थी, मगर फिलहाल आप पर संदेह करने का कोई कारण नहीं बनता। तथापि आपको यह भी बता दें कि आजकल तथाकथित शरीफ और सफेद पोश लोग ही ज्यादा गड़बड़ियां करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मंगल के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं, फिर भी बताना नहीं चाहते। यह आपकी मर्जी है, मगर जब भी मैं आपको तफ्तीश के लिए थाने बुलाऊं, आप अवश्य आएंगे। मुझे आपसे सहयोग कर खुशी होगी, इंस्पेक्टर साहब। मैं पिंजरे से मुक्त पक्षी की तरह मुक्ति का एहसास करते हुए बोला। वैसे मैं आपसे फिर कहता हूं कि मंगल के बारे में मेरी जानकारी सिर्फ अखबारों और पत्रिकाओं तक ही सीमित है। इंस्पेक्टर मेरी बात अनसुनी करता हुआ जीप में बैठ गया। जीप के जाते ही मैंने महल्ले में नजर दौड़ाई। उधर घरों के दरवाजों और खिड़कियों के पास से मेरे घर की ओर निगाह टिकाए उत्सुक आंखों में कुछ न देख पाने का गम महसूस किया। मुझे देख मेरे घर के लोग इस तरह से संतोष की सांस ले रहे थे, मानो मैं फांसी पर चढ़ते चढ़ते बाल बाल बच गया हूं। मगर मेरे मन में पुलिस इंस्पेक्टर के आने जाने का आतंक जैसे अभी तक कायम था। अगर वह नहीं मानता और अनाप शनाप सवाल ही करता तो मैं क्या करता? भले ही घर में कुछ न मिलता, मगर तलाशी के बहाने पूरे घर की उलट पलट कर देता तो क्या होता? हथकड़ी न भी पहनाता, पर सिर्फ जीप में बैठाकर पूछताछ के लिए थाने ले जाता, तो भी महल्ले में क्या कुछ नहीं अफवाह फैलती। और यह सब किसकी वजह से हुआ? उस मंगल की वजह से, जो संयोग से मेरा सहपाठी था और माफिया गिरोह का मुखिया बन गया था। ऐसी बात न थी कि मेरा मंगल से बिल्कुल ही मेल जोल और उठना बैठना न था। एकाध माह में तो मैं उससे मिल ही लिया करता था। उसका एक खास कारण यह था कि मुझे सिर्फ उसके कारण अपने ऐसे किराएदार से मुक्ति मिली थी जो हमारे घर के आधे हिस्से पर लगभग कब्जा ही जमा चुका था। बाद में मैंने उसके खाने पीने का इंतजाम एक होटल में किया था। उसका मकान हमारे मोहल्ले में मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर उस जगह था जहां सड़क और गली मिलती थी। उसके पिता एक साधारण सिपाही थे। 4 भाई बहनों में वह सबसे छोटा था। शुरू से ही वह सीधा साधा था। फिर भी जब कभी वह कोई बात ठान लेता तो वह उसके लिए पत्थर की लकीर के समान हो जाती थी। इसलिए उसके पिताजी अक्सर कहा करते, ऐसी सूखी हड्डी लेकर इतना गुस्सा करेगा तो कैसे काम चलेगा? कदकाठी में ही नहीं, बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी हम दोनों साधारण थे। हम दोनों के घर की माली हालत भी ठीक न थी। बस घर किसी तरह चल रहा था और हम पढ़ रहे थे। फिर भी एक सीधा साधा लड़का जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और संस्कार अच्छे रहे हों, आखिर अपराध की दुनिया में चला कैसे गया? यह आश्चर्य की बात थी। और फिर मंगल वहां गया नहीं, बल्कि वहां का शहंशाह भी बन गया। यह घोर आश्चर्य की बात थी। अपने छोटे से आपराधिक जीवन काल में वह फटाफट सफलता की सीढ़ियां चढ़ते दौलत से खेलने लगा, हत्याएं और अपहरण करवाने लगा और सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के मंसूबे बांधने लगा। यह सब सोचना काफी अजीब सा लगता है, मगर फिर भी यह सच तो था ही। बात सिर्फ छोटी सी थी, पर उस छोटी सी घटना ने मंगल की जीवन धारा को बदल दिया था। उस वक्त हम इंटर के छात्र थे। नई उम्र थी, इसलिए जोश से सराबोर रहते थे। उन्हीं दिनों हमें गली के चाय एवं पान की दुकानों पर घूमने बैठने और गप्पे मारने का शौक भी छर्राया हुआ था। हम अपनी आधी अधूरी जानकारियों का आदान प्रदान कर परम ज्ञानी होने का दंभ भी पाले हुए थे। उसी समय की घटना थी। वह घटना कुछ यूं हुई कि मंगल की बहन के साथ महल्ले के एक दादानुमा लड़के ने छेड़छाड़ कर दी थी। मंगल उससे भिड़ गया था। उस झगड़े में मंगल उससे पिट गया था। दूसरे दिन उस लड़के ने उस पर कुछ फप्तियां भी कसी। पूरे दिन मंगल गुस्से में उबलता रहा। शाम को उसने उस लड़के को एक दुकान के पास घेरा और जाने कहां से जुगाड़ किया गया, चाकू उसके पेट में उतार दिया। तमाशबीन भाग खड़े हुए। मंगल ने उस लड़के को ताबड़तोड़ कई चाकू मारे और गलियों के रास्ते गुम हो गया। घटना कुछ इस तेजी से घटी कि हम सभी ठगे से देखते रह गए। इसके बाद हम दोनों परिवारों में बढ़ते तनाव और पुलिस कर्मियों का आना जाना देखते रहे। मंगल का कोई अता पता न था। फिर धीरे धीरे सभी कुछ सामान्य होने लगा था। उस घटना के बाद स्थानीय अखबारों की सुर्खियों में रहने वाला मंगल एक बार फिर तब अखबारों की सुर्खियों में आया
जब पड़ोसी प्रदेश के एक मंत्री के मारे जाने में उसका हाथ बताया गया। उसका बड़ा भाई अब प्राइवेट फर्म की नौकरी छोड़कर सड़क और रेलवे की ठेकेदारी लेने लगा था, और इसी के साथ मंगल का वह साधारण सा घर देखते देखते आलीशान कोठी में बदल गया। महल्ले में यह आम चर्चा थी कि वह एक स्थानीय माफिया गिरोह से जुड़ गया है और वह अपने घर भी आता जाता है। वह अब शेर सिंह के नाम से कुख्यात हो गया था, जिसके पीछे पुलिस लगी थी, मगर वह अब राजनीतिबाजों के संरक्षण में उनका संरक्षक था। जब मेरी प्राध्यापक की नौकरी लगी तो मैंने खुद ही मिठाई लेकर पूरे महल्ले में घर घर जाकर बांटी थी। उसी क्रम में मैं जब उसके भी घर गया तो वहां की साज सज्जा देखकर अवाक रह गया। मंगल का मकान एक भव्य भवन के रूप में बदल गया है, यह हम सभी जानते थे, मगर वह अंदर से इतना आकर्षक और ठाट बाट वाला होगा, इसका हमें पता न था। उसके घर में गाड़ी थी और उसके भाइयों के पास दर्जन भर ट्रकों का बेड़ार था। उसकी बहन मुझे अंदर के एक कमरे में बैठा गई। थोड़ी देर में जो मेरे सामने खड़ा था, उसे देखकर मैं हतप्रभ था। वह मंगल था। उससे हाथ मिलाते वक्त मेरे हाथ कांप से गए। क्या यह वही साधारण हाथ है जिसने हत्या की है? भड़कीली पोशाक में सजा वह मुझे देख मुस्कुरा रहा था। यह कौन सी मास्टरी की नौकरी कर ली? मुझसे कहां होता यार, तो मैं तुझे कोई अच्छी सी नौकरी दिलवाता, मंगल ने कहा था। तुम मुझे नौकरी दिलवाते? मैं हंस पड़ा। तुम कौन से मंत्री बन गए हो? इन तथाकथित मंत्रियों को तो मैं अपनी जेब में रखता हूं, वह लापरवाही भरे अंदाज में बोला। और बड़े बड़े अधिकारियों को तो मैं छुटकी बजाते एक कोने से दूसरे कोने में स्थानांतरित करा सकता हूं। अचानक उस कमरे में उसके पिताजी आए और उसे देखते ही चीखे, तू यहां फिर आ गया? क्यों आया यहां? मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, चला जाऊंगा, वह बेरुखी भरे शब्दों में बोला। आप इतना चिल्लाते क्यों हैं? नहीं, जाओ यहां से, नहीं तो मैं खुद फोन कर पुलिस द्वारा तुम्हें पकड़वा दूंगा। पुलिस? और वह मुझे पकड़ेगी? वह व्यंग से मुस्कुराया। उसे मैं पैसा देता हूं, कहिए तो मैं ही उसे बुलवा दूं। उसने जेब से मोबाइल फोन निकाला। तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। उसने फोन पर किसी को कार भेजने को कहा, फिर फोन बंद कर मुझसे बोला, तुम मुझे सिविल लाइंस वाले घर पर मिलना, यहां पिताजी अब भी मुझसे चिढ़ते हैं। यह रहा मेरा पता, और तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझसे मिलना। अरे हां, मैंने तुम्हारी खुशी की मिठाई तो खाई ही नहीं। और उसने मिठाई का एक टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया था। कुछ दिन बाद ही उसका एक आदमी मुझे उसके घर ले गया, जहां वह अकेला रहता था। मगर वह वहां अकेला नहीं था, वहां उसके कुछ नौकरों आदमियों के साथ उसकी रखैल पूजा भी थी। उसके कमरे की अलमारियां विभिन्न ब्रांडों वाले शराब से सजी थीं। आज तुम मेरी सफलता का स्वाद छको, डाइनिंग टेबल के पास मुझे ले जाकर वह बोला। यहां वह सब कुछ है जिसे तुम खा सकते हो और पी भी सकते हो। उसने एक उन्मुक्त ठहाका लगाया तो मैं सहम गया। अजीबो गरीब हथियारों से लैस अपने आदमियों से घिरा और अपनी जेब में एक विदेशी रिवॉल्वर रखे अपनी रखैल के साथ जो बैठा है, क्या यह वही मंगल है जिसे मैं बचपन से जानता हूं, जो कभी मेरा दोस्त था और जिसे मैं देखना चाहता था? मजबूरन मुझे उसके साथ भोजन करना ही पड़ा। इस आधे घंटे के दौरान उसने अपनी उपलब्धियों और सफलताओं का कच्चा चिट्ठा मेरे सामने रख दिया था। उसकी पहुंच किन किन राजनेताओं और उच्चाधिकारियों तक थी और कैसे कैसे वह काम करता था, यह जानना मेरे लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। इसी बीच उसके एक आदमी ने एक अटैची उसके पास रख दी जो रुपयों से भरी थी। उसने लापरवाही से अटैची खोली, रुपयों के 2-3 बंडलों को देखा और अटैची को बंद कर दिया। इतना कुछ पाकर भी क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई चीज खो भी गई है? मैं शांत स्वर में बोला। मंगल, सच बताना, क्या ऐसा नहीं लगता? मैंने अपनी सामाजिकता खोई है, अपना निजत्व खोया है। उसके स्वर में थोड़ा रूखापन था। सबसे बड़ी बात, मैंने अपने पिताजी को खो दिया। मगर तुम ही बताओ, जब यह समाज ही ऐसा है कि सभी मुखौटे लगाए बैठे हैं, तो मैं क्या करता? अपने बचाव का रास्ता सभी अख्तियार करते हैं, और मैंने भी किया, तो क्या बुरा किया? मगर यह कैसा रास्ता चुना तुमने, जो अपराध की अंधेरी सुरंग से होकर गुजरता है? और आगे का तुम्हारा क्या भविष्य है? मेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, वह गर्व से बोला। अगले चुनाव में मैं भी एक उम्मीदवार बनकर तुम्हारे सामने आऊंगा, तब तुम देखना। मगर उसके लिए कुछ रुपयों का जुगाड़ तो कर लूं। रुपया तो तुम्हारे पास बहुत है, मैं उसकी तिजोरी की ओर इशारा कर बोला। और कितना चाहिए? करोड़ों रुपए,
वह हंस पड़ा। तुम नहीं जानते और जानने की कोशिश भी ना करना। बहुत बुरा है यह रास्ता। इस रास्ते का अंत सिर्फ मौत है। चूंकि मैं इस रास्ते पर चल पड़ा हूं, पीछे हटने का मतलब सिर्फ मौत ही है। और आगे क्या है? सुरक्षा, सफलता और सत्ता का स्वाद है। वापसी के वक्त मैं यही सोचता रह गया कि अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी बहन के साथ छेड़खानी करने वाले जिस गुंडे की मंगल हत्या करता है, आज वही रखैलें रखने और गुंडागर्दी करने पर उतर आया है। गाड़ियों और रखैलों को कपड़ों की तरह बदलता और शाही ठाट से रहता है। इस शहर के 3 घरों पर कब्जा जमाए हुए हैं और ऊंची पहुंच रखता है। मगर फिर याद आता है उसके पिता और बहन का चेहरा। चाहे वह कितनी भी सफलता की सीढ़ियां तय कर ले, वह उन तक पहुंच नहीं सकता। और यही उसकी पराजय है। बाद में अपनी नई नौकरी और पारिवारिक परेशानियों में मैं उलझ कर रह गया। हम अपने ही एक ऐसे किराएदार से उलझे थे जो दबंग तो था ही, मुकदमेबाजी में भी उलझा कर रख दिया था। जब मुझे समझ में आ गया कि मकान का वह हिस्सा जिसमें वह रहता है हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो मैंने मंगल की शरण ली और उसने उस मकान को दूसरे ही दिन खाली करवा लिया। तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा था। जो व्यक्ति ठेके पर हत्याएं करता हो, उसके लिए यह मामूली बात है। वह मुस्कुराकर बोला था, कभी जरूरत हो तो आना। यह काम तो मैंने दोस्ती के नाते मुफ्त में कर दिया और यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं सिहर पड़ा। उस किराएदार को निकालने के लिए मैंने जो तरीका अपनाया था, उसी से मैं अपराध बोध से ग्रस्त था। आज तो उसने उसे भगा दिया, मगर कल मंगल नहीं रहा और वह आ जाए तो क्या होगा? यही मैं सोचता था। वैसे अनुभव ने मुझे यह तो सिखाया ही कि अपनी सुरक्षा आप करनी चाहिए, मगर क्या मेरे लिए यह संभव है? क्या बात है, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? मैंने चौंक कर पीछे देखा। पीछे मां खड़ी पूछ रही थी। अब उसकी चिता क्या करना? जो मर गया, जैसी करनी वैसी भरनी। मौत से खेलेगा तो मौत ही तो मिलेगी। इस पर इतना सोच विचार क्या करना।